हेलो एवरीवन, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, चित्तौड़गढ़। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हमने कोर एरिया पर डिस्कस किया था और साथ ही यूरोप के प्रमुख कोर एरिया के बारे में हमने जानकारी हासिल की। और आज के इस वीडियो में हम एशिया के कुछ महत्वपूर्ण कोर एरियाज पर डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप में सोवियत रूस को लेकर कुल 46 राज्य हैं। इनमें से स्पष्ट रूप से मूल क्षेत्र का अस्तित्व प्राचीन कालीन राज्यों में ही दिखाई देता है। नए विकसित राज्यों में मूल क्षेत्र सर्वथा नवीन है या उनका कोई महत्व नहीं है। प्राचीन काल के राज्यों में चीन, भारत, बर्मा, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका आदि हैं। इन राज्यों के मूल क्षेत्रों में कुछ सामान्य विशेषताएं मिलती है, यथा इनके मूल क्षेत्र नदी बेसिनों अथवा समुद्र तटीय भागों में हैं। आज भी इन राज्यों में आर्थिक आधार केंद्र अन्य क्षेत्रों में विकसित होने पर भी ये मूल क्षेत्र सघन जनसंख्या, परिवहन के संकेंद्रण, अतिरेक आर्थिक क्रियाएं तथा राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के मूल क्षेत्रों पर। भारतीय उपमहाद्वीप जो है विश्व की एक विशालतम भौगोलिक इकाई माना जाता है, जिसके उत्तर में परंपरागत रूप से अगम्य हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर प्राकृतिक बाधाओं के रूप में इसे एक सुरक्षित क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित करने में सहायक हुए हैं। इसलिए भारत का मूल क्षेत्र विश्व का विशालतम मूल क्षेत्र माना जाता है, जो भावनात्मक रूप से इस संपूर्ण क्षेत्र को एकीकृत करने में सफल रहा है। भावनात्मक इसलिए कि भारत अपने वर्तमान रूप की तरह कभी भी राष्ट्र राज्य के रूप में कार्यात्मक इकाई नहीं रहा। इसके अंतर्गत अनेक लघु राज्य स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे, लेकिन सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। यह भावनात्मक एकता भारत के मूल क्षेत्र की विशेषता के कारण बनी रही। राजनीतिक भौगोलिक रूप में भारत का मूल क्षेत्र गंगा बेसिन को माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से ही मानव निवास्य का क्षेत्र यही बेसिन रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यों का विस्तार गंगा बेसिन के ऊपरी भाग से पूर्व में होता गया। समतल मैदान, आवागमन की सुविधा, सघन जनसंख्या, कृषि व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र आर्य संस्कृति और राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बना। इसका फैलाव स्पष्ट रूप से नर्मदा तट तक हुआ। 6वीं शताब्दी तक तो यह गंगा बेसिन अनेक महत्वपूर्ण नगरों जैसे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मथुरा, वैशाली, काशी, पाटलिपुत्र से आबाद हो गया था। यहीं से धर्म और संस्कृति का प्रसार प्रचार संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में हुआ। अशोक के समय में तो भावनात्मक प्रसार भारत की सीमा को लांघ कर श्रीलंका तक पहुंच गया था। मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत भी हिंदुस्तान के अधीन आ गया था। इस प्रकार का गंगा बेसिन का आधार ही वह महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो संपूर्ण भारत को एकीकृत भावनात्मक राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग देता था। पनिक्कर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि गंगा बेसिन को जो भी राज्य शक्ति अपने अधिकार में की, कालांतर में वह संपूर्ण हिंदुस्तान को एक राज्य में परिणत करने में सफल हुई। इस क्रम में मगध साम्राज्य से अशोक के राज्य विस्तार, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के विस्तार और मुगल काल में औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार को देखा जा सकता है। वर्तमान समय का उदाहरण ब्रिटिश साम्राज्य है, जिसका आधार केंद्र सर्वप्रथम कलकत्ता बना, और जब अंग्रेजों ने गंगा मैदान के आर्थिक महत्व को समझ लिया तो सर्वप्रथम उन्होंने संपूर्ण बेसिन को अपने कब्जे में लिया। तदंतर वे संपूर्ण भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य में परिणत करने में सफल हुए। इन सब विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि गंगा बेसिन एक महत्वपूर्ण मूल क्षेत्र रहा, जो प्राचीन काल में आर्यावर्त का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार क्षेत्र था। नर्मदा के दक्षिण का भारतीय क्षेत्र दक्षिणापथ के रूप में जाना जाता था, जिसका आधार क्षेत्र गोदावरी के निचले बेसिन से लेकर कावेरी का निचला बेसिन था।
यह भी समुद्र तटीय मैदान, कृषि व्यवस्था, सघन जनसंख्या, आवागमन के साधनों के केंद्रीकरण के कारण महत्वपूर्ण मूल क्षेत्र था। यहीं से राजनीतिक धार्मिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में फैल गया। तो स्पष्ट है कि वर्तमान भारत के क्षेत्रीय रूप में दो मूल क्षेत्र रहे हैं। इनमें आर्यावर्त का मूल क्षेत्र गंगा बेसिन महत्वपूर्ण रहा। इस मूल क्षेत्र ने ही संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक धार्मिक इकाई के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। भारत के मूल क्षेत्रों के संदर्भ में दूसरा उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि वर्तमान समय में आर्थिक आधार हुगली बेसिन, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर, कोयम्बटूर के मध्य विकसित हुआ। फिर भी गंगा बेसिन और गोदावरी से कावेरी तक का तटवर्ती भाग आज भी भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। अब हम बात करते हैं चीन के मूल क्षेत्रों के बारे में। चीनी राज्य का प्रारंभिक विकास वांगो की सहायक वीहो घाटी के मूल क्षेत्र से हुआ। प्रारंभिक काल में यह क्षेत्र लोएस निर्मित एक उपजाऊ मैदान था जिस पर कृषि, आवागमन, सघन जनसंख्या आदि आश्रित थे। इसी से चीन के साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार प्रारंभ हुआ। इस मूल क्षेत्र में सियान नगर चीनी साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र था। कालांतर में निचली वांगो घाटी, यांगत्से-कियांग तथा सिक्यांग घाटी में मूल क्षेत्र के खिसकने से राजधानी केंद्र नानकिंग और उसके पश्चात हैंगचाओ को बनाया गया। इस समय यांगत्से-कियांग और सिक्यांग बेसिन समुद्र तट तक समतल उपजाऊ मैदान, कृषि विकास, सघन जनसंख्या और आवागमन के संकेंद्रण क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए थे। कालांतर में मंगोल आक्रमकों ने चीन पर कब्जा करके पेकिंग को राजनीतिक केंद्र के रूप में चुना क्योंकि वह केंद्र उनके स्टेप क्षेत्र के पर्याप्त सन्निकट था। मंगोल काल से लेकर मांचू काल तक और बाद में 1911 तक पेकिंग ही राजनीतिक केंद्र के रूप में था। इस समय मूल क्षेत्र उत्तरी पूर्वी चीन अर्थात यांगत्से-कियांग के निचले बेसिन से लेकर कोरिया तक फैला था। कालांतर में मांचू शासन की समाप्ति के बाद पुनः यांगत्से-कियांग और सिक्यांग बेसिन मूल क्षेत्र के रूप में विकसित हुए, जिससे राजनीतिक केंद्र पुनः नानकिंग हो गया। अंत में सिक्यांग के निचले बेसिन से लेकर उत्तर पूर्व चीन से मंचूरिया तक चीनी साम्राज्य का मूल क्षेत्र विकसित हुआ और उसका राजनीतिक केंद्र पेकिंग को ही चुना गया। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि चीन के मूल क्षेत्र प्रारंभिक वीहो घाटी से घटकर दक्षिणी पूर्व में यांगत्से-कियांग और सिक्यांग के निचले बेसिन तक फैल गया और यही कालांतर में चीन का महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकलापों का केंद्र बना। यह क्षेत्र आज भी चीनी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का चौथाई भाग वहन करता है। यहाँ प्रारंभिक कृषि के विकास के अतिरिक्त अनेक कृषियेतर कार्य, नगरीकरण, आवागमन का सघन जाल, सघन जनसंख्या आदि तथ्यों का प्रचुर विकास दृष्टिगोचर होता है। जापानी साम्राज्य का मूल क्षेत्र उत्तरी क्यूशू से लेकर टोक्यो, योकोहामा तक का भाग है। 17वीं सदी में टोक्यो को राजधानी बनाने के बाद यह संपूर्ण क्षेत्र आवागमन, औद्योगिक केंद्रीकरण, नगरीकरण एवं सघन जनसंख्या का क्षेत्र बन गया। वर्तमान समय में जापान की अर्थव्यवस्था का 90% भाग यही केंद्र है। वास्तव में होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व का क्वांटो बेसिन और दक्षिण में स्थित ओसाका खाड़ी क्षेत्र ही प्राचीन जापानी राज्य सत्ता के केंद्र थे। समुद्र तटवर्ती स्थिति, कृषि की सुविधा, समुद्री परिवहन और कालांतर में उद्योगों की स्थापना आदि ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया। इसी क्षेत्र से जापानी राज्य विचारधारा का विकास और विस्तार होन्शु और होक्काइडो तक हुआ। बर्मा के कुछ महत्वपूर्ण मूल क्षेत्र। ब्रिटिश काल से पूर्व बर्मा का मूल क्षेत्र आवा और मांडले के आसपास था, जो चारों ओर से सुरक्षित और उर्वर क्षेत्र था। ब्रिटिश औपनिवेशिकरण के समय इरावदी नदी का डेल्टा रंगून नगर राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ और चतुर्दिक का
उपजाऊ चिकनी मिट्टी का मैदान, महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र, सघन जनसंख्या, चावल का अतिरिक्त उत्पादन और आवागमन के सघन जाल से युक्त हो गया। आज भी यह आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। थाईलैंड के कुछ मूल क्षेत्र इस प्रकार हैं। थाईलैंड का मूल क्षेत्र जो है औपनिवेशीकरण से पूर्व छायोप्रिया नदी के मध्यवर्ती मैदानी भाग का ऊपरी हिस्सा था। इसका प्रशासनिक केंद्र अदुल यजेद था। यह समतल और उपजाऊ भाग होने के कारण राज्य का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र था, लेकिन कालांतर में औपनिवेशिक काल में तटवर्ती नगर बैंकॉक के राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हो जाने के कारण संपूर्ण निचली मेकांग घाटी थाईलैंड के मूल क्षेत्र के रूप में है। वर्तमान में भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्राय सभी देश जो ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं, वे प्राय अपने मौलिक क्षेत्र से अलग हटकर मूल क्षेत्र रखते हैं, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण प्राय आधार केंद्र के रूप में तटवर्ती नगरों को विकसित किया गया, जिनके आसपास आर्थिक आधार का सुदृढ़ ढांचा खड़ा हो गया। वर्तमान समय में ये ही मूल क्षेत्र के रूप में है और संबंधित राज्यों का कार्यात्मक इकाई के रूप में विकसित करने में इन्हीं नवीन मूल क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। तुर्की के प्राधिकार क्षेत्र जो डोमिनेंट हैं, उनमें परिवर्तन के साथ ही उसके मूल क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहे हैं। जब ऑटोमन तुर्क ने एशिया माइनर जीता तो 14वीं शताब्दी में उसने बुर्सा को मूल क्षेत्र और राजनीतिक केंद्र बनाया। पुनः जब उसने बाल्कन प्रायद्वीप पर अधिकार किया तो मेरिट्जा घाटी मूल क्षेत्र बनी तथा एडर्ने राज्य का राजनीतिक केंद्र। कालांतर में यूरोपीय क्षेत्र से हटने पर इस्तांबुल को राजनीतिक केंद्र बनाया गया। कालांतर में इस्तांबुल की महत्ता घटती गई। सोवियत रूस में बाल्शेविक क्रांति के बाद तो इसका महत्व एकदम घट गया। दूसरे यूरोप के काफी निकट होने के कारण वह सुरक्षित भी नहीं था, इसलिए अनातोलिया के पठार में स्थित अंकारा को राजधानी बनाया गया और उसके समीपवर्ती भागों में मूल क्षेत्र का धीरे धीरे विकास हुआ। इसको सबसे बड़ा लाभ यह था कि यह तुर्की राज्य के मध्य में स्थित और तुर्क जनसंख्या से आवृत था और इसी कारण ये मूल क्षेत्र टर्की का बना और वर्तमान में भी बना हुआ है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने एशिया के मूल क्षेत्रों पर काफ़ी चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य महाद्वीपों के मूल क्षेत्रों पर बात करेंगे। धन्यवाद।